और जो लोग इतिहास नहीं जानते वे कहते हैं कि अभी तक क्या हुआ, अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ। खंगालिए अपने इतिहास को, पीछे जाइए और देखिए कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था हमारे पास क्या था और हम आज कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बजाय इस आलोचना के कि पहले कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं, पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है इस देश में, जहाँ न तो पैसा था, न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, न तो सुरक्षा था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई और जाहिर सी बात है कि वह सरकारों की मेहनत लगन के भरोसे ही आई, ईमानदारी के भरोसे ही आई। हमें जो टॉपिक दिया गया है वह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन है और समय हो रहा है 1:15। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे आप कितना वक्त दे रहे हैं। एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? कितना सुन पाएंगे? कितना देर तक आप मुझे झेल सकते हैं, मेरा सवाल है। बोलो बेटा। बहुत अच्छा, मुझे ये पता चला कि बीजी साहब भी इस प्रोग्राम में है। सौभाग्य मेरा है कि मुझे कोई सुनने वाला कोई ऑफिसर नहीं है, तो ऑफिसर लोगों से डर लगता है। हमारे सारे छात्र हैं और हम भी एक लॉ के स्टूडेंट ही हैं। मैं कभी भी अपने आप को टीचर नहीं समझता, आज तक न कभी समझा। जब मैं प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ था तो लोगों ने पूछा था सबके बारे में कि आप क्या करेंगे, तो बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बताई थी। मैंने केवल अपने विभाग में एक लाइन बोला था कि रजनीश पटेल 2010 में इस फैकल्टी को जिस रूप में ज्वाइन किया था मैं उसी रूप में बना रहूँगा। तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में, आपके साथी के रूप में आपसे कुछ, मैं कहीं भाषण देने नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी क्लास है और मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, तो एकदम क्लास की तरह जाएंगे। कहीं से भी, जहाँ कहीं पे भी बीच में भी आपको कोई सवाल मन में उभरता है तो आप उसी समय, बजाय इंतजार करने का कि भाषण बंद हो तब पूछेंगे, आप बीच में भी मुझे रोक करके पूछ सकते। ओके, सो थैंक यू, लेट अस गो। We have to discuss this development of legal profession. Particularly, we will focus on Athens, we will also focus on Rome, we will focus on England, and then we will come to the India. Okay? And before discussing anything, just I wanted to confess one fact, that the early history, let me confess, the early history of legal profession is not very clear and authentic. So, we will discuss on the basis of certain documents which are available. If question arises that when this legal profession was started, so we can say that probably the Athenian orators were the first person who started this profession. And that was the period about 200 BC. ईसा पूर्व 400 साल पहले, not 200, 400 साल पहले, they have started this profession in their own country, and it was started in that way. They were the wealthy person. They were not started this profession. They have not chosen this profession by a means of livelihood. They have chosen this profession as a passion, as a social service. But the Athenian orators, they were never recognized as a professional or legal professional due to two reasons. Because there were two obstacles in their way, in their path. दो बाधाएं थी, क्योंकि उन्हें कभी भी यह कहा नहीं गया कि आप लीगल प्रोफेशनल हैं। वे दो कौन से कारण थे? पहला, at that time parties were supposed to represent their own cases before the king's darbar. No assistance, no legal assistance. That was the one obstacle in the path of this Athenian orators. Apart from that, as per their law, advocates or the Athenian orators were not supposed to ask fees from the clients. उन्हें यह प्रोफेशन एक यूँ कहने सामाजिक कार्य के रूप में उनको कहा गया था, आप फीस नहीं ले सकते थे। एंड इफ एनीवन विल ट्राई, ही विल बी पेनलाइज्ड एज पर द लॉ। Probably about the same time in Rome,
this profession was also developed or was in developing stage, and there is a clear law at that time that was 204 BC. There was again a law in Rome by which a person who is professing this profession was not supposed to ask their fees from their clients. तो फीस लेना साफ साफ मना था, आप फीस नहीं ले सकते थे। यह प्रोफेशन कभी फीस के लिए पैदा भी नहीं हुआ था। यह प्रोफेशन इट इज अ प्रो बोनो पब्लिको सर्विस, यह एक सामाजिक सेवा थी और इसी सामाजिक सेवा के रूप में इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया गया था बाय द एथेनियन ओरेटर्स एंड देन बाय द रोमन सिटीजन्स और सिविलियंस। So I said that in Athens as well as about the same time in Rome, this profession was started as a passion. But question is there was any difference between Athens and Rome? So I will say yes. You have heard about just Xanthium, just Civiliae and just Naturae. Have you heard about this? Just Naturae, just Civiliae and just Xanthium. In Athens there were two laws. दो तरह की विधियां थी। एक को कह रहे थे जस्ट नेचुरले। जस्ट नेचुरले वाज द लॉ ऑफ द गॉड। यह ईश्वरीय विधि थी और ईश्वरीय विधि का सभी पालन करते थे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज जस्ट सिविलिए। जस्ट सिविलिए जो था वह अपने नागरिकों पर लागू होता था और इसी कारण से एथेंस इस प्रोफेशन को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि जस्ट जेंसियम का जो कॉन्सेप्ट है वह केवल और केवल रोम में आया शुरुआत में। और जस्ट जेंसियम ये कहता है कि इस देश में विधियां कानून केवल नागरिकों पर भी नहीं लागू होंगी, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं जस्ट जेंसियम के माध्यम से उन पर भी कुछ कानून लागू किए गए। ओके, सो दैट वाज द रीजन that this in the Rome this legal profession was much developed than the Athens. And as far as the fees is concerned, I said that 400 BC in Athens, 204 BC in Rome, it was totally prohibited. Finally, this fees was abolished by a king, and his name was Claudius. His name was Claudius. Finally, he removed the fees and said that no, now advocates are the professionals, they are authorized to ask fees from their clients. However, he also fixed a ceiling on his fees. वो कुछ रुपए, हम अपनी भाषा में रुपया कह रहे हैं, उससे वहाँ की मुद्रा कुछ और थी। वहाँ पे कहा कि आप मैक्सिमम इतना ही फीस ले सकते हैं। इस तरह से प्रोफेशन डेवलप होना शुरू हुआ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जब शुरू में जब यह प्रोफेशन चला अपने गति पे, the Athenian orators as well as the person from the Rome, they were expert not in the law, they were expert in rhetoric. वे अपनी वाक पटुता में एक्सपर्ट थे, बोलने की कला में एक्सपर्ट थे। एंड at that time, you know, the law means रिलीजियस रूल्स। कानून का मतलब धर्म होता था, आज भी कानून का मतलब धर्म ही है, लेकिन लॉ को हम इससे इस तरह से अलग करते हैं कि लॉ मीन्स द लॉ प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बाय द गवर्नमेंट, बाय द पार्लियामेंट, बाय द एग्जीक्यूटिव, बाय द जुडिशरी। लेकिन उस समय एज देयर वाज नो लॉ प्रिपेयर्ड बाय द एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सो दैट्स व्हाई द रिलीजियस रूल्स वेर द लॉ। सो वन साइड देयर वाज रिलीजियस रूल्स और यू कैन से द लॉ, but the advocates of that time, I said that they were the Athenian orators or the social person from the Rome, they were expert in rhetoric. वे केवल और केवल वाक पटुता में कलाबाज थे। उन्हें किसी भी तरह का धर्म का या कानून का ज्ञान नहीं था, but they were used to represent the clients before the king's darbar, which was earlier totally either not in practice or prohibited. Apart from that, that was about the 3rd century, that is 380 AD and 460. There are two times 380 AD. It was said that now, apart from the rhetoric, the person who wanted to represent their clients, they also should learn about the
religious rules or dharma or the law. That was the one development that was in 380 AD. Apart from that, there was 460 AD and there was a king, Leo. King Leo requires that the person who wanted to represent their clients, he have to produce a testimonial from the teachers. अध्यापकों के महत्व को आप देख सकते हैं 460 एडी में, पहली सेंचुरी आप कह सकते हैं इसको। वहाँ पे कहा गया कि जो लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, वे अपने टीचर से गुड मोरल बिहेवियर, गुड कंडक्ट का टेस्टिमोनियल लेकर के आवे, तभी जाकर के हम आपको प्रैक्टिस करने देंगे। दैट वाज द रूल इन द रिजीम ऑफ किंग लियो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दैट वाज अबाउट 6th सेंचुरी। 6वीं सेंचुरी में जब हम आते हैं, ए रेगुलर कोर्स वाज रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड फॉर द लीगल प्रैक्टिस एंड दैट वाज फॉर लास्टिंग फॉर 4 years। 4 साल का, आप जैसा इस समय LLB 3 साल 5 साल का है, 4 साल का एक रेगुलर कोर्स प्रोवाइड किया गया एंड द पर्सन हु विल पास दिस कोर्स ओनली ही वाज ऑथराइज्ड एट दैट टाइम टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था आज हम देख करके खुश होते हैं, वे 4वीं शताब्दी में आ गई थी। लेकिन हुआ क्या? देयर वर सम बेंजाइन किंग्स, एम्परर, उन लोगों ने पोप की सत्ता को स्वीकार किया और कहा कि साहब, each and every person on this earth he have to follow the rules of God। हर आदमी को जो इस धरती पर है उसे ईश्वर की बातें माननी चाहिए। ठीक, सबको, किसी को कोई गलत नहीं लगता कि सबको ईश्वर की बातें माननी चाहिए। बट he also said that what is the wishes of the God, it can be described and dealt only and only by the Pope। ईश्वर क्या चाहता है यह केवल और केवल पोप बताएगा, केवल और केवल पोप बताएगा। और यही कारण रहा कि आपने एक नाम सुना होगा, अंधकार युग या डार्क एज। यहीं से डार्क एज की शुरुआत हो गई। दैट वाज अबाउट 4th to 5th सेंचुरी एंड इट कंटिन्यू अप टू द 11th सेंचुरी। लगभग 600 साल एंड इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ रेनेसा, जिसको आप पुनर्जागरण काल कहते हैं। ये डार्क एज एक ऐसा समय था, और ध्यान रखिएगा, 1-2 दिन 1-2 साल का समय नहीं है, लगभग 600 साल या उससे भी ज़्यादा डार्क एज में बीता है। और डार्क एज का मतलब अंधकार, और अंधकार का मतलब नथिंग। देयर वाज नो लीगल डेवलपमेंट, देयर वाज नो सोशल डेवलपमेंट, देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा था। बस एक काम था, ओबे द पोप। जो कह रहा है उसको चुपचाप मान लो, तर्क वितर्क मत करो। और जिसने भी तर्क वितर्क करने की कोशिश की, उसका क्या हर्ष हुआ होगा आप समझ सकते। सो दैट वाज द पीरियड ऑफ डार्क एज एंड इट कंटिन्यू, आई सेड दैट अबाउट 11th सेंचुरी, लगभग 11वीं शताब्दी तक चला। एंड इवन आफ्टर द रेनेसा, जिसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, इटली से एक आदमी, वहाँ से एक आदमी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के इटली भागा और इटली में जाकर के उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लिटरेचर थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी। तब लोगों ने उस लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया और फिर रेनेसा आया, पुनर्जागरण काल आया। सो इवन आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द रेनेसा, द इंटायर पर्टिकुलरली द यूरोप along with the England as well as the Rome and Athens, they were under the clutch of church। तो चर्च जो कहता था बस वही मानना था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। दैट्स वाई द थिंग, the legal profession which was entirely developed in the 4th century, it was totally collapsed। 4वीं शताब्दी में हम कह रहे थे कि 4 साल का LLB का कोर्स दे दिया गया था, और जो भी सेटअप बढ़िया तैयार हुआ था, उस एट दैट टाइम देयर वर 2 types of advocates। One was called, please note down, jurisconsult। Jurisconsult, you can say that jurisconsult were the first legalized advocates on this earth। jurisconsult एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है नोटारीज। नोटरीज, आज आप नाम सुनते होंगे ना, नोटरी कराना है, they were the advocates, notaries। So there was a group of notaries, there was a group of jurisconsult।
Jurisconsults were allowed to represent their clients before the king's darbar or the courts if there was any court there, and the notaries were they were performing their duties to draft the cases. जो लिखा पढ़ी का काम था वह नोटरीज करते थे और जो बाकी रिप्रेजेंटेशन का काम था वे कर रहा था jurisconsult. So jurisconsult were the first legalized advocate. Okay, move to the another point. Come to the England. England में आकर के that was about 11th century and it was the regime of Henry II. कुछ लोग कहते हैं कि एडवर्ड फर्स्ट के regime में लीगल प्रोफेशन डेवलप हुआ या it was started in the regime of Edward first. They may be right, they may be wrong, but I'm not going to accept entire version because I'm knowing that the Henry II and his period was about 1154 to 1189. 1154 to 1189. At that time, within this regime or within this period, Henry II has created a new height for this advocacy system. He produced a first law book on this earth. इस धरती पर कानून की पहली किताब हेनरी सेकेंड के रिजीम में आई, प्रोड्यूस्ड बाय रोडोल्फ ग्लानविल, and that's why it was in the form of treaty, एक तरह की संधि के तरह का था. It was containing the conduct rules. हाँ, लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वकीलों को कैसा व्यवहार करना चाहिए. It was containing that type of rules and it was produced in the form of treaty. So in this regime, for the first time, the law book was produced. That was the first development in the field of this legal profession. Similarly, this Henry II, he also constituted some royal courts. इस समय के पहले निर्णय देने का काम केवल और केवल राजा का था. King were the fountain of justice alone. सब कुछ वही थे. But this Henry II, he constituted some courts and appointed some royal judges, and they were working under the supervision of the main king Henry II, but they were providing their helping hand to resolve the cases. तो कुछ लोगों को और जुटा लिया वो अपने साथ जो कि निर्णय देने में माहिर हुए, और now they were well versed in the dharma rule or the law. And that's why I can say that this Henry II, he was the first known person. इसके पहले हो सकता कोई और रहा हो, but he was the first known person who had taken certain steps for the development of this legal profession. After that, one more regime is important, and that is Edward I. Edward I. And his regime is about 1272 to 1307. 1272 to 1307. Again, this period was marvelous in the field of legal profession because there were three developments. He produced three legal provisions, you can say, are the ordinances for the development of the legal profession as well as for the administration of justice. So please note down, that was the Institute of Westminster. 1275, Institute of Westminster, 1275. Another is London Ordinance, 1280, London Ordinance, 1280. And the third is the Attorney Ordinance, 1292. So he produces three types of ordinances, and these three ordinances were entirely connected, concerned with the legal profession and the administration of justice. Okay, so he by these three rules, he requires certain you can say the conduct from the advocates, conduct from the judges also. And then a group emerged in England, and this group was called Serjeant at Law. Serjeant at Law. Remember, Serjeant at Law were also this advocates,
and sergeant at law were authorized to represent the cases like the first advocate on this earth. Okay, so they were also authorized to represent the clients, and in place of the attorney, that was notaries. In the place of the notaries, now in this regime, there was a group of person who was known as apprentices. So apprentices were also advocate, you can say, but they were not supposed to or allowed to represent the cases. They were only involved in the drafting of the case. Okay, so apprentices. And then in England, we are knowing about a law school. It was actually incorporated societies, and in that incorporated societies, and name of this incorporated society was INS, INNS, INS. INS were the law school, you can say. INS were the incorporated society, you can say. INS were the producer of the advocates, you can say. INS were the producer of the judges, you can say. Because the sergeant at law who were practicing before the courts through this INS, if anyone is having the 16 year of experience in that field practice, he was allowed to become a judge. तो यह एक जज बनाने की फैक्ट्री भी थी, वहीं लोग वकील होते थे, और वहीं के बाद में जो इंस से निकल के 16 साल की प्रैक्टिस के बाद उन्हीं को जज अपॉइंट कर दिया जाता था वहीं पर. इंस वेयर द लॉ स्कूल, इंस वेयर द इनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी, इंस वेयर द कोर्ट, वह न्यायालय भी थे, वहीं पे सब कुछ होता था. और उसके बाद द पर्सन हु वर टेकिंग फ्रॉम दिस आफ्टर दिस डेवलप सर्जेंट एट लॉ, the person who were enrolled before the INS as a student, a scholar, they were called barristers. Have you heard about this term, barristers? गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन लोगों को वकील नहीं कहते, अधिवक्ता नहीं कहते, इन लोगों को बैरिस्टर कहते हैं. Barristers were the ancestor of the sergeant at law. उसके बाद का डेवलपमेंट उन्हीं को बैरिस्टर कहते हैं. And barrister means only one thing, they are the advocates. But they have taken their degree from INS of the England. INS अभी भी है, ध्यान रखिएगा. INS से जिन लोगों ने डिग्री ली उनको बैरिस्टर कहा गया. कभी कभी लोग पूछते हैं कि बैरिस्टर और वकील में अंतर क्या है, तो यही एक अंतर है कि जो लोगों ने अपनी डिग्री वहाँ से ली है उसको हम बैरिस्टर कहते हैं, बाकी लोग एडवोकेट या कुछ भी और भी होते हैं. आज का इंडिया में तो केवल एक ही टर्म है, advocate. But in England, even today or at that time, there were two types of advocates. One is called barrister and another was solicitors. So solicitors were supposed to draft the cases. In England, there is no direct relation of the client with the advocates. हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो वकील लोग होते हैं उनसे सीधा संपर्क हमारा होता है. वकील साहब क्या हुआ, अरे डेट वोट पढ़िए, गए थे नहीं. A client can talk directly with the advocates. अरे क्या वकील साहब आप ध्यान नहीं दे रहे मुकदमे पे. But that is not possible in England. क्योंकि इंग्लैंड में जो क्लाइंट जाएगा वो कभी भी बैरिस्टर के पास जा ही नहीं सकता. He have to approach to the solicitor. Solicitor will take the case. Will say will ask for the fees. सारा कुछ वहीं जमा करना है. And then it will be duty of this solicitor to hand over this case to any particular barrister. So there will be direct relation of the barrister and solicitor, no direct relation with the clients. एक मुवक्किल का सीधा संबंध इंग्लैंड में नहीं बनता. And that's why you will be very happy to know 200 साल लगातार बीते और इंग्लैंड में एक भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं आया. एक भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं आया. 200 साल बीत गए और इंडिया में एक साल में 200 केस आते हैं. तो 200 साल के केस में एक भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं है. Only due to this reason, because there is no direct relation of the client to the with the advocates. वकील साहब को न तो आप प्रेशराइज कर सकते हैं, न तो वकील साहब को जाते पैसा दे सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं. और वकील साहब केस हारेगा जीतेगा इससे आपसे मतलब नहीं है, उससे सॉलिसिटर से मतलब है. जो भी सॉलिसिटर आपसे पैसा लेके जा रहा है वो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे एडवोकेट को, ऐसे बैरिस्टर को अपना केस देगा जो अच्छे से काम करे. ठीक है.
So that was the story of development of this legal profession in Athens as well as the Rome and England. Now move to our country. इसके पहले कुछ पूछना चाहे तो आपका स्वागत है. I mean कोई सवाल. मुझे मेरे स्टूडेंट इस नाम से चिढ़ाते हैं. कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं. चलिए आते हैं अपने भारतवर्ष. सवाल पहला कि भारतवर्ष में इस लीगल प्रोफेशन की आप बोर तो नहीं हो रहे? भारतवर्ष में इस लीगल प्रोफेशन की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई? So to resolve this issue, this question, we can divide the entire history of legal profession into 3 parts. सबसे पहले चलेंगे वैदिक युग जिसको कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड, वहाँ चलते हैं. एंड देयर इज ए सिमिलर क्वेश्चन, what was the time when this legal profession was developed in our country, whether at that time in the period of Vedic era, whether there was legal profession or not. On this issue, there are 2 groups. One group is saying that yes, even in the Vedic period there was advocacy, but another view is saying that no. At that time there was no advocacy in our country. Vardacharya Sahab, who was the Advocate General of Madras, Ludo Rocher, who was the scholar of Pennsylvania University, and R.P. Kangle, who was the great commentator on Arthashastra. There are 3 persons, 3 scholars. They are saying that in ancient history, ancient period of this country, there was no advocacy. कुछ था ही नहीं, advocacy नहीं था. And they have supported their view by saying that at that time, before the king's darbar, parties were supposed to represent their own cases directly without taking any help from the any legal assistance or any advocate. And finally and only the friends and relatives were allowed to represent or support the lawsuiters. So that's why there was no need. Secondly, they said that at that time there was no rules, written rules, and the society was run or governed only and only by the religious rules. So religious rules were so clear. There was no question against any religious rule. जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे में जूता पहन के नहीं आना, आप कहेंगे ये कौन सी ये ऐसा क्या, जूता पहन के क्यों नहीं आए? ये तो लाइब्रेरी है, हम तो आएंगे. ये कौन सा रूल है? 10 तर्क आएगा कि साहब ये कौन सा रूल है, लाइब्रेरी में आप जूता पहन के नहीं आने दे रहे, और कोई चुपके से धीरे से जूता पहने चला भी आएगा. बिकॉज लॉ इज नॉट क्लियर, और उसको सब लोग मानते भी नहीं. अब उसके बाद दूसरे सीन में मैंने वही दरवाजे के सामने भगवान जी का मूर्ति रख दिया. कहा जाओ, कोई आएगा? नो भी लिखा रहे, मना भी ना हो, हाँ, मना भी ना हो तो भी कोई आएगा नहीं. So this is the power of our religion. So that's why P. Vardacharya, Ludo Rocher and R.P. Kangle were saying that at that time there was no need of any legal assistance because rules of dharma was so clear and there was no question. So that's why they have concluded finally that at that time during the Vedic period there was no advocacy. But this their view, it is not going to be undisputed. कहीं न कहीं इनके इन विचारों पर आवाजें उठनी शुरू हुई, और इवन इफ यू विल गो थ्रू द नारदा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एंड इवन द शुक्र नीति, you will find that there were some you can say sign or signal of the existence of legal advocacy at that time. They have used 2 words, Brahmins and Sabhas. Brahmins and Sabhas. Remember, as far as our country is concerned, Brahmins were the first person who can be called as an advocate. ब्राह्मण को आप ये कह सकते हैं कि यह पहला एडवोकेट इस भारतवर्ष में था, या वे लोग एडवोकेसी कर रहे थे, बिकॉज दे वेर यूज्ड टू रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स बिफोर द किंग्स दरबार
and they were also providing some legal assistance not only to the lawsuiters but also to the then kings. And there was another part or another group that was called as known as sabhas. Sabha का ईश्वर, sabhas were again Brahmins. They were also Brahmins, but they were appointed by the kings as a judge. So that is written in Narada Smriti, and as per this text, now we can conclude that there was some sign and signal of the existence of legal profession even in the period of you can say Vedic period. There was Julius Joly Sahab, Dr. KP Jaiswal Sahab. They have concluded that no, even during the time of Manu Code, there was some existence of legal professionals. And finally, Shukraniti is the clear example. Shukraniti is the clear example for the existence of legal profession. Shukraniti में ऐसा क्या लिखा है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि साहब वो clear example है? Shukraniti में दो phrase हैं. एक phrase कह रहा है कि who can become a judge, और दूसरा कह रहा है कि who can be an advocate. तो कहा कि person who is well versed in the law and he is possessing moral quality, he can be a judge and the advocate both. And it is also written that 1/16 total 1 rupees 16 portion, 1/16 shall be the fees for the advocacy. 1/16 क्या होगा? फीस होगा एडवोकेट का, रिप्रेजेंटर का. That is a clear sign that even in the Vedic period, during the Manu period बहुत क्लियर नहीं है लेकिन हम लोग अंदाजा लगाते हैं. Even in the Manu period there was existence of legal profession. और आगे भी लिखा कि साहब during the pendency of the case the fees will be lesser, and after the completion of the case only advocate will be empowered to ask fees. तो जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक आप फीस ले सकते हैं, कम लेंगे, और फाइनल हो जाएगा तभी आप फीस लेंगे. तो जिस फीस की बात शुक्रनीति में लिखी हुई है यह प्रूव कर रहा है कि इवन इन दैट पीरियड देयर वाज सम लीगल एडवोकेसी और एडवोकेसी वाज देयर. मूव टू द मुस्लिम पीरियड. मुस्लिम पीरियड में बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सी अव्यवस्था थी, बट एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इज कंसर्न, आई हैव नो हेजिटेशन टू से दैट द पीरियड ऑफ मुस्लिम वाज मच डेवलप्ड देन द वैदिक पीरियड. बाकी जो भी कुछ रहा हो मैं उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारा टॉपिक है लीगल प्रोफेशन का, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम पीरियड था दैट वाज मच डेवलप्ड देन द हिंदू पीरियड और द वैदिक पीरियड. क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज नाउ इन दैट पीरियड, मुस्लिम पीरियड, वी आर हैविंग ऑर्डिनेंसेस, राइटिंग्स, लॉ बुक्स in the form of Fatwa-e Alamgiri, 12 Ordinance of Jahangir, and a court founded by सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी के ज़माने में एक कोर्ट बनाई गई थी जिसका नाम था मुज़ालिम कोर्ट, and it continued till the 1600 or even after the 1600. यही मुज़ालिम कोर्ट कंटिन्यू करते हुए आया है. अंग्रेजों के आने के बाद भी वह काफ़ी दिनों तक भारतवर्ष में रहा है. 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़ करके वे यहाँ पे काम किए हैं. और बदला कब है? जा करके जब सदर दीवानी और सदर निजामत बना है बंगाल में, बंगाल रेगुलेशन के बाद, वहाँ तक कंटिन्यू किया है. So that's why I concluded that this period was much developed than the Vedic period. लेकिन एक दिक्कत थी, घूस की परंपरा वहीं से शुरू हुई. वही पीरियड था जहाँ से घूस लेना शुरू हुआ. एक राजा साहब थे, उनका एक मंत्री था, बहुत घूस लेता था. लोगों ने शिकायत की, साहब वो वाला फलाने वाला मंत्री जो है बहुत घूस लेता है. तो राजा उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज देता था. कहता चलो अब घूस लेके दिखाओ, तो वहाँ पे भी जाके घूस लेता था. तो राजा परेशान हो गया था, कहा इसका कौन सा इलाज करे. अच्छा इस बार तो घूस नहीं ले पाओगे बेटा, ऐसा जगह तुमको अपॉइंट करेंगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे. कहा चलो. राजा साहब ने उसको आदेश दिया कि चलो समुद्र किनारे दिन भर लहर गिन के बताना, तुम्हारा यही काम रहेगा. दिन भर लहर गिन के बताना कि कितनी लहर उठी और शाम को हमको डेटा चाहिए. कहा ठीक है महाराज.
उसके बाद वो गया लहर गिरने, अपना कुर्सी उर्सी लगा के बैठ गया। जब समुद्र में से जहाज से जाती थी उसको रोक देता था, कहता है देखो राजा साहब का आर्डर है, लहर गिरना, इधर से ले जाओगे टूट जाएगी लहर, गिनूंगा कैसे। कुछ दे दे के निकल लेते थे। सो a writer wrote that in the Muslim period there were two types of advocates. One were the relatives and friends of the lawsuiters. कुछ लोग जो वादिकारी थे उनके मित्र थे, दोस्त थे, but they were not expert in the law. The वकील term was arrived or arise only in this period. वकील शब्द जो आता है वो इसी पीरियड का है, about 17th century, 17वीं शताब्दी के आसपास वकील शब्द का उदय हुआ है। So you can imagine that how this legal profession was developed. एक चीज, और दूसरा चीज था जो दूसरा ग्रुप था एडवोकेसी का, they were expert in the law at that time, but they were asking exorbitant fees, very high fees. वे लोग तो थे, वे जो लोग कानून के जानकार थे, वे लोग ऊंची फीस मांगते थे। तो इस कारण से इस तरह से लीगल प्रोफेशन मुस्लिम काल में डेवलप हुआ। एंड फाइनली द प्रेजेंट लीगल सिस्टम एंड प्रेजेंट लीगल प्रोफेशन वाज द आउटकम ऑफ द ब्रिटिशर्स। भारतवर्ष में जो आज हम व्यवस्था देख रहे हैं कानून का, कानूनी व्यवस्था का, या यूँ कह लें एडवोकेसी का, यह अंग्रेजों की देन है, उन्हीं का उत्पाद है। About 1600, you know, that was the last day of the 1600, 31st December 1600, Queen Elizabeth granted a charter in the favor of East India Company. A company arrived here to sell their products only. वह व्यापार करने आए थे और उस चार्टर के साथ उनका काम भी वही था कि वह अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचें, और हमारे यहाँ से वे दो चीज़ ले जाते थे, एक था मसाला और दूसरा रेशम। इन दो की लालच में वो यहाँ आए थे, और जो जिसने भारतवर्ष की खोज की थी ना, उसको भी आपको पता ही होगा, उसने खोज नहीं की थी, वो ऐसे घूम रहा था मसाले के चक्कर में। बीच में कुछ दूसरे एक कंट्री पड़ती थी जहाँ पर उसने उधर से आना जाना बंद कर दिया था। तो वो सब खोजते खोजते मसाले के चक्कर में हमारे यहाँ पहुँच गए और इंडिया वाज इन्वेंटेड। तो ये जो 1600 में जो आए यहाँ पर व्यापार करने, वे लोग जो है इसको यहाँ पर व्यापार करने आए। बट इन 1609 दैट वाज आई थिंक जेम्स फर्स्ट। In 1609, James I, who was the representative of the crown of the England, he entered into treaty, and under that treaty, the then rulers, they were the Muslim rulers, they have provided some certain right to resolve the cases, and if any dispute arise between the company and the general public of this country, then they were authorized to resolve some teeny cases only. And this treaty was again renewed in 1618 by Sir Thomas Roy. And this Sir Thomas Roy was the ambassador of James I. And it again the full power to resolve and decide the cases to the company. यही वह ट्रीटी थी खतरनाक 1618 वाली, जिसने कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि आपके और बाकी लोगों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो अब राजा डिसाइड नहीं करेगा, यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। और यही जो अधिकारों का छोड़ना है, रिनाउंसिएशन है, वही जाकर के भारत के लिए आगे चल कर के घातक होगा। बट रिमेंबर द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट इन फेवर to establish or to develop any legal profession in this country. They were not in favor. Directors of the company, they were saying that they are not barristers, they are the barriers. ये बैरिस्टर नहीं है, ये बैरियर है। ये बैरियर है किसके रास्ते में? कंपनी के रास्ते में। Because more legal professionals means more disputes, and if there will be more dispute, it will cause harm to the our business or our purpose. तो वे कभी नहीं चाहते थे कि भारतवर्ष में लीगल प्रोफेशन डेवलप हो, एंड दैट्स वाई अबाउट 70 years in beginning there was no development in the field of legal profession. लगभग 70 साल तक
लीगल प्रोफेशन डेवलप नहीं कर पाया भारतवर्ष में, एंड फाइनली दैट वाज द पीरियड ऑफ 1872. यू मे नोट डाउन 1872. द फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिस कंट्री, and that was established by Governor General Gerald Angier. Gerald Angier ने 1672 में बॉम्बे में he have established one court, and that was the first British court. कोई पूछे तो बताना कि 1672 में पहली बार अगर न्यायालय बना है, वेल एस्टेब्लिश्ड कोर्ट, फॉर्मल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1672, 1672 in Bombay by Gerald Angier, Governor General. Okay, and one attorney was also appointed in that court, and his name was Will Cox अपॉइंट किए गए अटॉर्नी के रूप में, एंड हिज फीस वाज 1 रुपीज और लेस, 1 रुपया या उससे कम उनकी फीस थी, एंड ही वाज द एक्सपर्ट इन प्रोबेट मैटर्स. प्रोबेट कहते हैं जब कोई मर जाता है और उसका कोई वारिस नहीं होता तो उसकी संपत्ति चली जाती है गवर्नमेंट के पास, तो उसी को प्रोबेट मैटर कहते हैं. तो ही वाज एक्सपर्ट इन प्रोबेट मैटर. सो बाय दिस वे दिस लीगल प्रोफेशन वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम विद दिस कोड. That was the first British court in 1872. Okay, now this court which was established in Bombay by Gerald Angier, Governor General in 1672, it was the company court. It was the company court because you are knowing that in British regime there were two types of court. One was called company court and another was called royal court or king's court, what you can say. Then after this 1672, in 1726, 1726, that was 24th September, 24 सितंबर 1726 को पहली बार एक और न्यायालय भारत में बन रहा है, and that was established in our 3 presidency towns. ये प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन से? बंगाल, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. कलकत्ता का दूसरा नाम क्या था उस समय? फोर्ट विलियम, मद्रास एंड बॉम्बे. 3 presidency towns. In these 3 presidency towns, 3 courts were established at that time by the charter of 24th September 1726. 24 सितंबर 1726 के चार्टर के माध्यम से भारतवर्ष के प्रेसिडेंसी टाउन में 3 कोर्ट बनाए गए, एंड द नेम ऑफ द कोर्ट वाज मेयर कोर्ट. ये मेयर लोग अभी भी होते हैं, ध्यान रखिएगा शहरों में. उस समय अब तो थोड़े कमजोर टाइप के आदमी हो गए, उस समय देवर डिसाइडिंग केसेस, तो मेयर अभी भी होते हैं. तो 3 मेयर कोर्ट्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन आवर 3 प्रेसिडेंसी टाउन. These 3 courts were the royal courts. So question may be that what are the difference between royal courts and the company courts? These 3 courts, they were taking their power directly from the crown, British crown, and they were governed by the British crown directly. But in this company courts which was established in 1672, it was governed only and only by the company. And do you know who were the judges? Directors were the judges in that company courts, and directors were the illiterate about law. Okay, they were the businessmen. They were not knowing anything, even the ABCD of the law, but they were deciding the cases, and definitely in the favor of company. So you can say they were not judges. They were the representative of the crown or representative of the company. Okay, so that was the position. Even after the establishment of these 3 mayor courts, I can explain it by saying that these 3 mayor courts were the royal courts. So you can say that in the year of 1726, for the first time, justice delivery system of this country was divided into 2 parts. न्याय व्यवस्था 2 भागों में बट गई. पहला भाग कंपनी कोर्ट्स,
For that there was no rules. There were no rules, no procedure. That was entirely in the hands of the directors of the company, and they were deciding the cases. In royal courts, that was the mayor courts, they were governed by the British Crown. So they were having their procedure. They were having the law. The English common law were applicable to these three presidency towns courts. But again, as far as advocacy is concerned, as our regulation of advocacy is concerned, there was no rule. There was no system of enrollment of the advocacy or the advocates. So any person who willing to represent the cases, they were allowed to before the royal courts, that was the mayor courts. 1726. In 1753, another charter was passed for the regulation of legal profession, but no damage done, no any significant change was made by this 1753. And after passing of 20 years more, that was the year of 1773, these three mayor courts were succeeded by three Supreme Courts. By three Supreme Courts in the same place, that was Presidency Town. ये तीन मेयर के न्यायालय हटा दिए गए और बन गया उसकी जगह क्या? तीन सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास. आज के ज़माने में एक है, लेकिन उस समय तीन था. उसके बाद with this establishment of these three Supreme Court, for the first time in our country, the regulation of legal profession was started in a proper way. This, along with this regulating act of 1773, there was a charter also that was passed in 1774, which actually established the Supreme Court. Okay. 1826 तक गया है, कहने को 1773 और 1774 है. एक्चुअली वर्किंग जो शुरू हुई वो 1826 में ये मद्रास वाली. ओके, सो in these three Supreme Courts, they were entirely governed by the British court, and they were also designated as Supreme Courts. They were called courts of record. For the first time, courts of record. Courts of record means a court. Courts of record means a court which keeps its record, and it is that their decisions, its decisions are authoritative, and it is binding over all the subordinate courts. That is the position of our Supreme Court as well as the High Courts right now. कहाँ लिखा है? The decision of the Supreme Court shall be binding over against all the subordinate courts of this territory of this country. कहाँ लिखा है? हाँ? 141 141 में लिखा है. ठीक है? And both the courts, they have been declared as courts of record. Under which article? हाँ, सही है. 129 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. हाँ, हाई कोर्ट या 215 215 में हाई कोर्ट और 129 में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड है. एंड कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड मीन्स टू थिंग्स. इट कीप्स इट्स रिकॉर्ड and that is authoritative, binding against all the subordinate courts including the Supreme Court. Okay, and one thing more, that these courts are having power to punish for contempt of court. So these powers were given to these three Supreme Courts for the first time in 1774 by the Charter as well as by the Regulating Act. Not only this, the qualification for the judges and puisne judges were also provided, required by this act, Regulating Act and the Charter. Well-established enrollment system for the advocate was started by this act and charter. That's why this profession received the wealth, paisa आना शुरू हुआ, and also the prestige for the first time after the establishment of these three Supreme Courts in this country. Okay, तो 1774 के बाद ही वकील साहब लोग वकील साहब कहलाए.
हाँ, इज्जत बढ़ी, पैसा बढ़ा, क्योंकि पैसा बढ़ता है तो इज्जत बढ़ती है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें वह जगह मालूम नहीं जहाँ वह चीज़ मिलती है। तो पैसा आया, पैसा बहुत जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, आपका घर वाला भी आपको नहीं पूछेगा अगर पैसा नहीं है। तो पैसा आया, प्रोफेशनलिज्म बढ़ा, और उसके साथ ही साथ प्रेस्टीज बढ़ा इस प्रोफेशन का, और यहाँ पर लीगल प्रोफेशन इट रीचेज ऑन द न्यू हाइट। लेकिन एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि वे 3 सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में काम कर रहे थे, बट आर इंडियन एडवोकेट्स वर नॉट अलाउड टू गो एंड प्रैक्टिस बिफोर दीज सुप्रीम कोर्ट्स। सब कुछ ठीक होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हमारे जो एडवोकेट थे उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था कि वो वहाँ जाएं। पर्टिकुलरली दे वर नॉट सपोज टू गो बिफोर द ओरिजिनल साइड ऑफ द दीज 3 सुप्रीम कोर्ट्स। ऐसे चलता रहा। उसके बाद एज फार एज कंपनी कोर्ट्स आर कंसर्न, अभी हम लोग उसको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, सुप्रीम कोर्ट की ओर चले गए थे। कंपनी कोर्ट्स आर कंसर्न इन द ईयर ऑफ 1793 a regulation was passed, that was Bengal regulation. So Bengal regulation was passed and it regulated the legal profession concerning with the company courts. तो निचली अदालतों में, निचली अदालत नहीं कह सकते हालांकि रिस्ट्रिक्शंस में, क्योंकि दे वर द इंटायरली डिफरेंट कोर्ट्स, 2 अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इन रूरल एरिया, रूरल टाउन्स, द कंपनी कोर्ट्स वे वर्किंग। तो यहाँ पे जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन को छोड़कर के बाकी सब जगह काम कर रहे हैं वे कंपनी कोर्ट्स हैं, एंड दे वेर नाउ रेगुलेटेड बाय रेगुलेशन ऑफ बंगाल दैट इज 1793। बड़ा अच्छा व्यवस्था था, बहुत बढ़िया ले आया ये 1793 का रेगुलेशन। इट रिक्वायर्स फर्स्टली इट एस्टेब्लिश 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, दैट वाज सदरे निजामत एंड सदरे दीवानी अदालत। सदरे दीवानी अदालत एंड सदरे निजामत अदालत, 2 तरह का कोर्ट बनाया। Enrollment power was given by both courts. For the both courts, enrollment power was given to the सदर दीवानी। सदर दीवानी को ये पावर दिया गया कि आप ही दोनों तरह के वकीलों का रजिस्ट्रेशन आप ही करेंगे। एंड यहाँ पे भी एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि by this provision of this Bengal regulation, only Muslim and Hindu were supposed to practice before the court or may be enrolled, not other religions, only and Hindu and Muslim। तो साहब इसमें समस्या क्या? अच्छा तो था, भारतवर्ष में 2 ही लोग थे, तो दोनों लोगों के अलावा तीसरे को मना कर दिया कि साहब बाकी लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स आल्सो इन दिस बंगाल रेगुलेशन। कहा क्या कि रेगुलर अटेंडेंस विल बी कंपल्सरी। रोज रोज वकील, आजकल वकील साहब लोग बहुत मजा लेते हैं, जहाँ मन किया गए, मन किया नहीं गए, हाँ वो जूनियर को लगा दिया। रेगुलर अटेंडेंस वाज कंपल्सरी बाय दिस बंगाल रेगुलेशन। रोज रोज आना है, साइन करना है, छुट्टी लेना है, बाहर जाना है तो एप्लीकेशन दे के जाना है। एंड दे वर आल्सो सपोज टू गिव ओथ ऑफ हिज मोरल कैरेक्टर, गुड मोरल कैरेक्टर। और जानते हैं यहाँ पे गड़बड़ी क्या कर दिया? यहाँ पे कहा कि हिंदू विल गिव 1 टाइम ओनली दिस ओथ फॉर द गुड मोरल कैरेक्टर, और मुस्लिम से कहा कि साहब तुम लोगों को ना हर महीने रिन्यू करना है, हर महीने रिन्यूअल देना है। कोई सवाल कर सकता है कि साहब ऐसा क्यों किया? ध्यान रखिएगा, ऐसा केवल इसलिए किया था कि उस समय जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वे मुस्लिम थे और अंग्रेजों की उनसे बनती नहीं थी। तो उनको परेशान करने के लिए और उनको फूट डालने के लिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, इस पर्पज से भी और इस पर्पज से भी कि डायरेक्टली लड़ाई उन्हीं से थी। दैट टाइप ऑफ रूल वाज गिवन बाय दिस बंगाल रेगुलेशन, अदरवाइज इट वाज अ गुड रूल। उसके बाद भारतवर्ष में 3 और एक्ट आए हैं जिसको कहते हैं लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट। 1846 का एक है, 1846, देन 1853 and then 1879, 1846, 53 and 79. 1846 जो है वो it removed the restriction of religion and said that no, anyone can practice before सदर दीवानी and सदर निजामत। तो जो बंगाल रेगुलेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसको हटा लिया, कहा कोई भी कर सकता है, इवन अटॉर्नीज आर अलाउड टू प्रैक्टिस हियर।
उसके बाद जो 1853 था, 1853, इट रिमूव द कंसेप्ट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस। कहा रेगुलर अटेंडेंस जरूरी नहीं है। एंड 1879 वाज द स्पेशल एक्ट, वी विल डिस्कस। बट प्रायर टू दिस 1879 two incidents took place in our country. 1857 क्या है, चमाकुटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी में रानी। 1857 the first independence war and 1858 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ क्या कि जब 1857 में रानी ने क्रांति कर दी तो ब्रिटिश क्राउन को बड़ी गुस्सा आया। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। सब कहा तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, बहुत हो चुका, बार बार तुम लोग उधार मांगते हो। बार बार कंपनी उधार मांग रही थी, ये कह कहते कि सारा बिजनेस क्या करे, सारा तो गोला बारूद पे चला जा रहा है। तो बार बार कंपनी उधार मांग रही थी। क्राउन गुस्साया हुआ था, ऊपर से हो गई ये क्रांति 1857 की। कहा तू रहने दो। द इंटायर पावर वाज स्नेच्ड by the British Crown in its own hand. कहा बस हो गया। And the government of India directly comes under the supervision and control of the British Crown by passing this Government of India Act 1858, पहला यूं कहने संविधान भारतवर्ष में जो लागू हुआ था वो यही था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पूरा लागू करके पूरा पावर ले लिया वो अपने पास। और उसके बाद जब 1858 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन लीगल प्रोफेशन? नाउ इन 1862 इट पासेस वन मोर एक्ट, दैट वाज हाई कोर्ट्स एक्ट। 1862 आते आते 1858 का सहारा लेकर के 1862 आते आते उसने हाई कोर्ट एक्ट लाया। और हाई कोर्ट एक्ट आया, it succeeded the 3 Supreme Courts in 3 presidency town। 3 सुप्रीम कोर्ट हटा दिए गए और उनकी जगह पे क्या बन गया? 3 हाई कोर्ट बन गए उसी जगह पे। 1866 में बाद में हमारा इलाहाबाद वाला आया, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ, उसके बाद रंगून, कराची, लाहौर, तमाम तरह, नागपुर, बहुत से कोर्ट बने। उसके बाद ये जो तीनों हाई कोर्ट आ गया। अब हाई कोर्ट आने के बाद अभी 1 घंटा हो रहा है, तो तीनों हाई कोर्ट आने के बाद 3 सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गए। और 3 सुप्रीम कोर्ट खत्म होने के बाद फिर सवाल आया कि रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन कैसे होगा। सो दे हैव पास्ड वन मोर एक्ट, दैट इज 1879 लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट। ये तीसरा वाला जो बचा हुआ था अब आया। और 1879 के इस एक्ट ने क्या किया कि इट डिफाइंस, आज यू कैन से डिवाइडेड the entire advocacy community into 6 parts। 6 part। कहाँ एडवोकेट मीन्स अटॉर्नी। ये अटॉर्नी कहाँ से आ रहे हैं? स्कॉटलैंड से आ रहे हैं। स्कॉटलैंडियन जो एडवोकेट्स थे उनको अटॉर्नी कहते हैं, बाद में इंग्लैंड में भी आए। एडवोकेट में लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स अटॉर्नी, लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स एडवोकेट। एडवोकेट आ रहे हैं आयरलैंड से और स्कॉटलैंड से, ठीक है, वहाँ पे इसको एडवोकेट बोला जाता था। और उसके बाद एंड वकील। वकील कौन है? वकील आर द पर्सन हु आर इंडियन एडवोकेट्स बट दे हैव टेकन देयर डिग्री डायरेक्टली फ्रॉम हिंस। ऐसे लोग जो हिंस से डिग्री लेके आए थे उनको इंडियन फॉर्म में एडवोकेट कह रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर 3 मोर ग्रुप, दैट वाज प्लीडर्स। प्लीडर्स वेर द इंडियन एडवोकेट हु हैव टेकन देयर डिग्री इन दिस कंट्री, ठीक है। उस समय 2 कॉलेज था, कौन कौन? मोहम्मदन कॉलेज ऑफ कलकत्ता और बनारस लॉ कॉलेज, BHU नहीं, बनारस लॉ कॉलेज। अगर कुछ बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश करोगे तो CHS में एक कॉलेज चलता था इवनिंग में, उसी को बनारस लॉ कॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो दे हैव टेकन देयर डिग्री फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज, दे वर कॉल्ड प्लीडर्स। और 2 और थे, एक था मुख्तार और दूसरा था रेवेन्यू एजेंट। दे वर मैट्रिकुलेट ओनली, हाई स्कूल पास, but they were called in the form of advocacy, they were called advocate, or they were mukhtar and revenue agent। high school pass, they were expert in drafting, वो ड्राफ्टिंग में एक्सपर्ट थे, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड मुख्तार। मेनली फौजदारी के मुकदमे देखते थे मुख्तार लोग, और रेवेन्यू मैटर्स में रेवेन्यू एजेंट देखते थे। क्लियर है? तो इट डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। दैट एंटायर एडवोकेसी वाज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 6 ग्रुप बाय दिस 1879 एक्ट।
6 भाग में बांट दिया, बदमाशी शुरू। क्या कर रहा है? कह रहा है कि बैरिस्टर्स कैन वियर अ लॉन्ग गाउन। बैरिस्टर जो पहनेगा वो लॉन्ग गाउन पहनेगा, जैसे जज लोग पहनते हैं या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट पहनता है, सीनियर एडवोकेट जो पहनता है, तो लॉन्ग गाउन पहनेगा एंड कलर विल बी ब्लैक। क्या होगा? काले कलर का होगा लॉन्ग गाउन। एंड द इंडियन एडवोकेट्स विल वियर शॉर्ट गाउन, कोट एंड पर्पल इन कलर। पर्पल इन कलर, बैगनी कलर का। सोचो कैसे लगते होंगे। ओके, पर्पल इन कलर। एक चीज, barristers were not required to pass any bar examination for enrollment or for practice, but that was required for Indian advocates. तो हाई कोर्ट में जाने तो दे रहा है, लेकिन कह रहा पास करो। खास करके बम्बई हाई कोर्ट, जो बॉम्बे वाला हाई कोर्ट था, उसने एग्जामिनेशन रखा था, तो यू हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन एंड देन यू कैन प्रैक्टिस बिफोर द हाई कोर्ट। तो अलाउ तो कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा। उसके बाद एक चीज हो गया, एंड नो बैरिस्टर्स वेयर अलाउड टू रिप्रेजेंट द केसेस फर्स्टली। जो आजकल सीनियर एडवोकेट को पावर मिलता है, राइट टू ऑडियंस कहते हैं उसको। राइट टू ऑडियंस वाज गिवन ओनली टू द इंग्लिश बैरिस्टर्स, सॉलिसिटर नहीं, इंग्लिश बैरिस्टर्स एंड एडवोकेट्स। सो दैट वाज द यू कैन से द डिवीजन डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय दिस 1879। बड़े अच्छे काम के लिए आया था, लेकिन ये तमाम तरह की परेशानियां पैदा कर दिया। एंड टू रिमूव दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस, unnecessary, unethical, illegal differences between English barristers and the Indian advocates, a committee was constituted. That was the Sir Chamier Committee. Sir Chamier Committee, Edward Chamier, in the year of 1923। 1923 में एक कमेटी बनाई गई 2 सवाल को लेकर के। क्या? इज इट पॉसिबल टू कंस्टिट्यूट ऑल इंडिया बार इन दिस कंट्री? क्या ऑल इंडिया बार बन सकती है? और दूसरा सवाल क्या कि जो अननेसेसरी डिफरेंसेस है दोनों के बीच, क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? ऑन द फर्स्ट पॉइंट, ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन these two types of practitioners, it says that okay, it can be removed। ये हटाया जाना चाहिए, गलत है। ठीक है, एक तरह का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। बट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिएशन ऑफ दिस ऑल इंडिया बार said that no, it is impractical, it can't be। तो मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर आगे चल करके इसी को फॉलो करने के लिए 1926 में एक एक्ट आया हमारे पास, ऑल इंडिया बार काउंसिल्स एक्ट। ऑल इंडिया बार काउंसिल्स एक्ट, रिमेंबर दिस वाज द फर्स्ट एक्ट व्हिच क्रिएटेड बार काउंसिल्स, बट नॉट at state level, not at any national level। It created, constituted a bar in each and every high courts, in each and every high courts। And one more thing, that 15 members were selected for this bar, all India means bar, at each this high court level। 10 persons were chosen from the advocacy fraternity, 1 was the Advocate General of the state, and 4 persons were appointed by the judiciary। 4 लोगों को जुडिशरी भेज रही थी, 10 लोग एडवोकेट थे और एक तो एडवोकेट जनरल था ही। मान लीजिए 11 पे 4, तो 4 लोग एडवोकेट जज जुडिशरी भेज रही थी। इट मीन्स दैट देयर वाज डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द जुडिशरी इन द फील्ड एंड जुरिडिक्शन ऑफ द एडवोकेसी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, एडवोकेसी इज द इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। लेकिन उस समय क्या किया? उस समय 4 लोगों को न्यायाधीश मैंने उधर से आ रहा है, जजेस की तरफ से आ रहा है, 4 लोग रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो दिस टाइप ऑफ बार वाज क्रिएटेड एंड फाइनली आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। उसके बीच में जो 25 से 24 साल का समय बच रहा है, ये तो फेल कर गया, अपने एम को पाया नहीं। तो जो 24 साल का टाइम बच रहा है, उस बीच में प्राइवेट बिल्स आए थे 2-4, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। फाइनली इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ firstly the constitution was constituted in 1950, and then in the year of 1951 another committee was constituted under the supervision of Justice S.R. Das, Justice Das Committee, S.R. Das, and this Das Committee suggested, and on his recommendation this Advocates Act was passed in the year of 1961।
1961 में ये अधिनियम बन गया और इस अधिनियम के आने के बाद 2 मेन चेंजेज आए हैं। नाउ आवर बार इज इंडिपेंडेंट, देयर इज नो इंटरफेरेंस, ओके, दे आर द हीरो ऑफ देयर ओन फील्ड, they will select that who will be the advocate, they will take action against them if there will be any misconduct committed by an advocate। तो पूरा इंडिपेंडेंस उन्हीं को दे दिया। एंड नाउ आवर बार इज आल्सो यूनिफाइड, एक तरह का पूरा जितने भी रूल्स हैं दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एडवोकेट्स, एक तरह का रूल होगा। आप कहेंगे साहब धारा 16 में क्या लिखा है? धारा 16 बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट सीनियर एडवोकेट, और सीनियर एडवोकेट को वह सारी सुविधाएं थी या हैं जो किसको थी? इंग्लिश बैरिस्टर्स को। लॉन्ग गाउन पहनेगा, लॉन्ग गाउन पहनेगा, पहले प्लीड करेगा, राइट टू ऑडियंस पहला मिलेगा, ठीक है, बिना वकालतनामा के प्रेजेंट कर सकता है कि सीनियर एडवोकेट। तो कहेंगे साहब ये तो बात वही हो गई जो पहले हो रही थी। नहीं, वाई? बिकॉज एट दैट टाइम दैट डिवीजन वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, that division was created on the basis of caste, but now you are knowing that to designate a person as a senior advocate, the Supreme Court for the Supreme Court advocates, the High Courts for the High Court advocate, as well as the lower courts advocate, it will create the full bench, and full bench will decide on the basis of his ability, on the basis of his knowledge, on the basis of his standing, that whether this designation may be given or not. And then you can't say that it is the same story. No, now there is some division between advocates and advocates. One are advocates and another are senior advocates, but seniority is not given in a vacuum. It is on the basis of knowledge, experience and ability. So that is all about. Thank you very much. आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, हम आपके आभारी हैं।